हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, गणित की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 19वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 18 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उस लेक्चर में हमने परसेंटेज का टाइप नंबर 11 स्टार्ट किया था और हमने कहा था कि सर टाइप 11 में बहुत सारे सवाल हैं तो उनको एक क्लास में करना संभव नहीं है, इसलिए हम इसका पार्ट बी बना रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 14। इसका मतलब है कि हमने 13 क्वेश्चन पिछली वाली क्लास में डिस्कस किए थे और पूरा कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में बताया था। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है, क्योंकि अगर वो क्लास देख लेंगे तो ये सवाल उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए, मैं मानता हूँ कि आपने वो क्लास देख ली होगी, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन क्या है। रवि शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचाता था। केवल सर यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक पढ़ा, अपनी आय का 20% बचाता है, तो सर इससे हम कुछ डेटा निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल, हमने सीखा है सर। केवल इतनी लाइन से, पहली वाली लाइन से हम निकाल सकते हैं कि सर यहाँ इनकम लिखेंगे, यहाँ एक्सपेंडिचर लिखेंगे और यहाँ पर सेविंग लिखेंगे। हम मान लेंगे सर उसकी इनकम होगी 100 रुपये, उसकी इनकम होगी 100 रुपये और उसकी जो बचत है वो 20% है, तो 100 का 20% निकालेंगे तो 20 होगा। तो अगर हम उसका खर्चा निकालना चाहें तो खर्चा हम निकाल सकते हैं सर। 100 रुपये में से 20 वो बचा लेता है, तो सर 80 रुपये वो खर्च कर रहा होगा। अगर पूछता खर्चे की बात तो हम निकाल सकते थे। ये चलो हमने कर लिया। आगे सवाल पढ़ते हैं। हाल ही में उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हुई। 25% बढ़ गया है मासिक आय, तो कुल मिलाकर सर इसमें तो 25% की वृद्धि हुई है। 25% की वृद्धि यहाँ पर हुई है। आय में 25% की वृद्धि हुई, कॉमा लगाओ यहाँ पर कॉमा, उसकी नॉमिनल बचत में 5% की वृद्धि हुई। ये जो बचत है नॉमिनल बचत है। अब देखो यहाँ पर एक शब्द उसने जोड़ दिया है नॉमिनल। ये शब्द केवल तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए है। ये वाला जो शब्द है नॉमिनल, ये तुम्हें केवल कंफ्यूज करने के लिए, कुछ नहीं। कुल मिलाकर ये है सर, इनकम उसकी 25% बढ़ी है और जो सेविंग है वो 5% बढ़ी है। तो एक काम करो, 100 का 25% निकालेंगे तो ये तो 25 बढ़ाना होगा, और अगर 20 का 5% निकालेंगे तो एक आता है, आप निकाल के चेक करो, इसको एक बढ़ाना होगा। तो अगर हम यहाँ पर वर्तमान में इसकी वर्तमान में अगर हम इसकी इनकम देखें कितनी हो जाएगी, तो सर 100 रुपये से 25 बढ़ चुकी है, तो अब 125 रुपये हो जाएगी वर्तमान में इनकम, 125 रुपये। ठीक है सर, वर्तमान में अब सेविंग कितनी हो जाएगी, तो सर 20 रुपये तो पहले सेविंग हो रही थी, 1 रुपये ये बढ़ गया, तो कुल मिलाकर 21 रुपये की अब सेविंग हो रही होगी। मैंने ये क्यों निकाला है? इसलिए निकाला है क्योंकि सवाल पूछ क्या रहा है। रवि वर्तमान में अपनी वर्तमान नॉमिनल आय का कितना प्रतिशत बचाता है, मतलब वर्तमान में, मतलब इस स्टेज पे बात कर रहा है। वर्तमान में वह अपनी वर्तमान की नॉमिनल आय से कितने परसेंट बचाता है। तो ये जो 21 है ना, 21, ये 125 का कितना प्रतिशत है, यही निकालना है कि आखिरकार 125 का कितना प्रतिशत ये 21 है। तो हम कहेंगे सर देखो, 21 ऊपर रखेंगे, बट्टे में रखेंगे ये, क्योंकि इससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो 125 हमने रखा नीचे, गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह। तो यहाँ से 25 से ये कटेगा, ये 4 बार, 25 से ये कटेगा 5 बार, ये हो जाएगा 4 एकन 4, ये 84 बन जाएगा, 84 बट्टे 5। तो 16 80 होता है पॉइंट, और 8 40 होता है, तो 16.8 निकल के आएगा। ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ये देखो क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल 26/7/2023 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। वेंकट अपनी आय का 65% खर्च करता है और प्रति माह 1100 रुपये बचाता है। उसका मासिक खर्च ज्ञात करो। तो देखो, अगर हम बात करें सर, वेंकट अपनी आय का 65% खर्च करता है, इसका मतलब क्या है? अगर हम देखो, ये सवाल यहाँ तक हो गया, हम उसकी इनकम यहाँ पर मानते हैं, यहाँ पर एक्सपेंडिचर और यहाँ पर उसका सेविंग्स। अगर हम उसकी 100 रुपये इनकम मान के चलें तो उसमें से 65% तो उसने खर्च कर दिया, तो 100 का 65% निकालेंगे तो 65 ही आएगा। तो 100 में से अगर 65% खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा सर? यहाँ बचाया होगा 35 रुपीज बचाया होगा। ठीक है, अब वो उसने बोल दिया है कि प्रतिमाह 1100 रुपये बचाता है। इसका मतलब ये जो 35 है ना, इसकी वैल्यू दे रखी है 1100 रुपये। अगर हम बात करें सर ये प्रतिमाह 1100 रुपये बचाता है, तो ये 35 की वैल्यू है, 35 की वैल्यू 1100 रुपये ये सवाल में दी है। अब हमको क्या पूछा है,
उसकी मासिक खर्च ज्ञात करो। उसका जो मासिक खर्च है ये बताना है, उसका महीने का खर्च कितना है। तो 35 यूनिट का मान 1100 है, तो सर 65 यूनिट का मान बताना है। यूनिटरी मेथड मैंने दिव्यास्त्र वाली क्लास में बताया था, शुरुआत की जो 2 दिव्यास्त्र वाली क्लास थी उसमें मैंने यूनिटरी मेथड बताया था कि 35 यूनिट का मान अगर 1100 है तो 65 यूनिट का हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। 65 यूनिट बराबर हो जाएगा 1100 बट्टे 35 और गुणा कर देंगे यहाँ पर 65। बस इसको अब सॉल्व करना है। सॉल्व करके देखते हैं सर। यहाँ से ये 13 से 5 बार, 5 से ये 13 बार कटता है, 5 से ये 7 बार कटता है, 13 का गुणा कर देंगे इधर, तो 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। 13 एकन 13, 13 के 3 हासिल 1, 13 एकन 13 और 1 14, 100 मतलब ये हो गया 14,300 बट्टे 7। और अगर 7 का भाग लगेंगे, 7 दूनी 14, बचा यहाँ पर 3 है सर, 3 में भाग जाएंगे तो भाग ब्रेक हो चुका है तो 0। 7 अब 7 का भाग इस 30 में लगाएंगे तो 7 चौक 28 होता है। 204 देखो कहाँ आ रहा है, 204, 204 यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ 204 यहाँ, अच्छा एक और बार लगाना पड़ेगा। 28 2 बचा, तो 7 दूनी 14, तो ये आ गया। 20 42 कहाँ पर आ रहा है सर, 20 42 ये आ गया। अब आगे लगाने की आवश्यकता नहीं है सर, मिल गया यहीं पर। अगर हमें यहाँ यही मिल जाता तो हम यही कर देते, लेकिन सर मिला नहीं। 204 ही आ रहा है देखो। अच्छा ये आ तो रहा था, अभी देख नहीं पाया हमने, यहाँ 204 आ रहा था, यहाँ तो 204 है नहीं, ये 204 है, तो यहीं पर हम निकालते। कुल मिलाकर ये 3 अंकों तक ही भाग लगाते, 3 अंकों तक ही भाग लगाते, आंसर हमें मिल जाता। तो ये हुआ हमारा बी ऑप्शन। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक एक आदमी अपनी मासिक आय का 25% बचाता है। तो देखो यहाँ पर हम उसकी इनकम, यहाँ पर एक्सपेंडिचर और यहाँ पर उसका सेविंग्स। तो उसने 25% बचत की है। तो अगर 100 रुपये उसकी इनकम थी तो 25%, 100 का 25%, 25 होगा, 25 बचा लिया, तो इसका मतलब 75 उसने खर्च किया होगा। अब वो क्या कह रहा है, उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हुई तथा व्यय में भी 20%, मतलब इनकम भी 20% बढ़ी है और खर्चा भी 20%, ये भी 20% बढ़ा है और ये भी 20% बढ़ा है, दोनों के दोनों 20% बढ़े हैं। तो सर 100 का 20% निकालेंगे तो ये 20 की वृद्धि करनी होगी इधर, और 75 का अगर 20% निकालते हैं तो 15 आता है, आप देख लेना, यहाँ 15 बढ़ाना होगा। अब एक काम करो, इनकम में हमने 20 रुपए बढ़ाए हैं, हमने आपको 20 रुपए एक्स्ट्रा दिया, उस 20 में से आपने 5 रुपए तो खर्च कर दिए, सॉरी 15 रुपए तो खर्च कर दिए। अब कितना बचा होगा, 5 रुपया। तो 5 रुपया किधर ले आओगे, सेविंग वाले डब्बे में डालोगे। तो कुल मिलाकर सर 5 रुपए हमें यहाँ डालने पड़ेंगे। तो अब हमारी वर्तमान में आखिरकार कितनी बचत हो जाएगी, अगर हम देखें सर, सेविंग पहले 25 थी और अब हम 5 रुपए और इसके डब्बे में सेविंग में डाल देंगे, तो सर सेविंग हमारी टोटल 30 रुपए की हो जाएगी। और इस सवाल में बोल रखा है सेविंग उसकी कितनी है, अब वह हर महीने 1500 रुपये बचाता है, मतलब इस 30 की वैल्यू 1500 दे दी है, तो हम कहेंगे सर 30 यूनिट की वैल्यू 1500 दी है, तो इसका भाग लगाएंगे तो 1 यूनिट का मान निकल आएगा, डायरेक्ट 50 निकल के आएगा। अब पूछा क्या है, उसकी मूल मासिक आय पूछी है। मूल मासिक आय का मतलब है ये वाली 100, भाई यहाँ वाले मूल मासिक आय है। वर्तमान मासिक आय पूछता हो तो 100 और 120 जोड़ के 120 की वैल्यू निकालते, 100 और 20 जोड़ के 120 हो जाता, 120 की वैल्यू निकालते अगर वर्तमान में मासिक आय पूछता तो। लेकिन उसने पूछी है मूल वाली, तो इस 100 की वैल्यू बतानी है। सर 100 की वैल्यू बतानी है तो 2 जीरो इसके पीछे लगाएंगे, तो 2 जीरो इसके भी पीछे लगा देंगे, 5000 इस सवाल का जवाब आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा होगा डी ऑप्शन। तो चलो अब हम अगला सवाल पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अमन अपनी आय का 74% खर्च करता है, यदि उसका व्यय 30% बढ़ जाए और बचत 25% बढ़ जाए तो उसकी आय में प्रतिशत वृद्धि। अब देखो खर्चा, खर्चे में परसेंटेज चेंज दे दिया, बचत में भी परसेंटेज चेंज दे दिया, आय में पूछ लिया है। तो देखो हम इस सवाल को कहाँ पर करेंगे, देखो ये सवाल तो हमने ये कर दिया सॉल्व, इस सवाल को हम यहाँ करते हैं। यहाँ पर मानते हैं सर इनकम, यहाँ पर एक्सपेंडिचर और यहाँ पर सेविंग्स। 74% खर्च करता है, इसका मतलब 100 रुपये यहाँ पर हैं तो 74 ये खर्च कर देगा। तो सर बचत कितनी कर लेगा, 26 रुपए की बचत कर लेगा। अब आगे क्या कहता है, उसका जो व्यय है, खर्चा 30% बढ़ गया है, ये 30% बढ़ा है, 30% इंक्रीज हुआ है। तो एक काम करो 74 का 30% निकालो, कहाँ निकालें, यहाँ निकालते हैं। 74 मल्टीप्लाई बाई 30 अपॉन ये, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 4 थी 12, 12 की 2 हासिल 1, 7 थे 21 और 1 22, तो 22.2 रुपये तो यहाँ आएगा।
22.2 रुपये हमें यहाँ बढ़ाने होंगे। अब 26, इसका भी हमने कुछ वृद्धि की है और बचत में 25% की वृद्धि है। ये जो बचत है, ये सेविंग, इसमें 25% का इंक्रीज किया है हमने, ये हमने सही कर लिया है, ठीक है। इसमें 25% बढ़ाओ, तो 26 का 25% निकालो, 26 गुणा 25/100, तो 25 से ये कटेगा 4 बार, 4 का भाग लगाओ, 4 छके 24 बचा 2, 4 छके 24 हो गया, बचा 2 है, जीरो बढ़ा लेंगे तो 4 पंजे 20, 6.5 यहाँ से निकलेगा सर, 6.5 यहाँ से निकल गया। अब हम देखेंगे सर हमारे खर्चा हमारा बढ़ गया है 22.2 और बचत बढ़ गई है सर 6.5, तो टोटल कितना बड़ा होगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम यहाँ करें बोल सकते हैं 28.527 है सर, 28.7 की वृद्धि होगी। मतलब अगर एक्सपेंडिचर और सेविंग का दोनों का टोटल पैसा जोड़ेंगे तो सर 28.7 रुपया बढ़ा होगा। इसका मतलब ये कहाँ बढ़ा होगा, ये इतनी ही तो इनकम बड़ी होगी, 28.7 बड़ी होगी इनकम। उस 28.7 में से 22.5 यहाँ आ गया, 22.2 यहाँ आ गया होगा और 6.5 इधर आ गया होगा। तो इसका मतलब 100 से कितनी बड़ी है, 28.7। तो 100 से जितनी भी बढ़ती है उतना ही परसेंटेज बन जाता है। तो 28.7% कहाँ रही आ रहा है, तो इस सवाल का जवाब हुआ ये। तो यहाँ पर ये हमारे 17 सवाल हुए। तो एक काम करिए, आप इनका लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम आगे के सवालों को डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम आगे सवाल करते हैं। देखो हमने इस टाइप के आसान सवाल तो बहुत सारे कर लिए, अब हमने क्या है कि सवालों का स्तर थोड़ा बढ़ाया है, लेवल अप किया है। अब जितने भी आगे सवाल आएंगे उनमें आपको दिमाग लगाना होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि सर बहुत ज़्यादा कठिन होंगे। जितना मैंने आपको सिखाया है अगर उतना आपको ढंग से आता है तो सर सवाल कोई भी कठिन नहीं होगा। तो चलिए हमने जितना सीखा है उन बातों को यहाँ अप्लाई करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देखते हो सर एसएससी फेज 9 का सवाल है, तो एसएससी फेज 9 का जो सवाल होता है वो बहुत ही हाई लेवल का माना जाता है, लेकिन हाई लेवल कुछ नहीं होता भाई साहब। जो हमने बेसिक बातें सीखी हैं अगर उनको हमें ढंग से अप्लाई करना आता है तो सर कोई सवाल हाई लेवल का नहीं होता, कोई कठिन नहीं होता, सब आसान होते हैं। तो चलिए हम इस सवाल को करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 40% अधिक है। मतलब एक बात बताओ, यहाँ से लेकर हमने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, देखो यहाँ से पढ़ा और हम यहाँ तक पढ़ते गए, यहाँ पर इतनी लाइन हमने पढ़ी। क्या इस लाइन का मैंने अर्थ आपको गणित में समझाया है? तो आपने एक वीडियो देखी होगी का और से नियम वाली वीडियो, परसेंटेज में का और से नियम वाली वीडियो, उसमें मैंने यहाँ से पूरा यहाँ तक की जो लाइन है इसका अर्थ गणित में क्या निकलता है मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। अब मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ। सर यहाँ से लेके मैं इतना पढ़ूंगा, सर यहाँ से इतना यहाँ तक, तो इसका सर अर्थ क्या निकलेगा गणित में वो हम सीधा हम यहाँ लिखेंगे। अगर किसी को सीखना है डिटेल में तो वो तो का और से वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं सर, ये जो है उसका जो मासिक व्यय है, व्यय उसकी मासिक बचत से 40% अधिक है। तो सर हम यहाँ लिखते हैं बचत, यहाँ हमने लिखा ये है बचत और यहाँ पर लिखा हमने व्यय, ये व्यय है। इससे 40% ज़्यादा है, ये 40% 40% ज़्यादा है। तो अगर हमने तुम्हें बताया था सर अगर इस तरह से कोई चित्र बनेगा, ये जो लाइन है यहाँ तक की लाइन उसका हमने चित्र बना लिया सर, ये डायग्राम बन चुका है। अब इस डायग्राम की सहायता से इनका रेशियो भी बता सकते हैं। सर 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/5 होता है। तो मैंने बताया था ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो एरो जहाँ से स्टार्ट होता है उसकी वैल्यू होती है, तो 5 होगा। अगर इसकी बचत 5 थी तो 5 से 2 बढ़कर 5 से 2 बढ़ा देंगे वो व्यय होगा। इसका मतलब व्यय कितना होगा, 7 होगा। अब हमें पता चलेगा सर बचत 5 है और सर व्यय इसका 7 है, तो सर इसकी आय कितनी होगी, आय। अगर हम इनकम की बात करेंगे तो 7 और 5 12, इनकम हो जाएगी 12। देखो हमने सवाल पढ़ा, हमने पहली लाइन पढ़ी और पहली लाइन पढ़ने के बाद हमने अर्थ निकाला कि सर जो बचत है बचत से 40% ज़्यादा इसका व्यय है। तो सर बचत से 40% ज़्यादा, ये हमने डायग्राम बनाया था और इस डायग्राम की सहायता से हमने ये रेशियो निकाल लिया और इस रेशियो की सहायता से हम फॉर्मूला जानते हैं, व्यय और बचत जोड़ देते हैं तो आय के बराबर होता है। तो इनको जोड़कर हमने ये कर दिया तो ये निकाल लिया। कुल मिलाकर अभी हमने सवाल पढ़ा है मात्र यहाँ तक पढ़ा है और ये डेटा हमने निकाल के रख लिया सवाल में से। क्यों? क्योंकि सर ये बेसिक बातें हैं। अगला हम आगे पढ़ते हैं। यदि उसकी मासिक आय में 40% की वृद्धि, ये जो इनकम है देखो
अभी 12, 7 और 5 है। अगर इस पर कैलकुलेशन करूंगा तो कैलकुलेशन थोड़ी कठिन हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, इनके पीछे 2 जीरो लगा लेते हैं तो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 2 जीरो हम यहाँ पर लगाते हैं, 2 जीरो इसके पीछे लगाते हैं और 2 जीरो इसके पीछे। इसका लगाने का सर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बस इतना सा है कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और कुछ नहीं। अब ये कह रहा है कि इनकम है, इनकम 40% बढ़ी, ये लिखा है। आय है, मासिक आय 40% बढ़ गई है। तो सर इसको तो हम बढ़ाएंगे 40%, ये तो सर 40% बढ़ेगी, ठीक है, वृद्धि हुई होती है। और मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, ये भी बढ़ा है सर, व्यय भी बढ़ा है। कितना बढ़ गया है? ये 60% बढ़ गया है, 60% की वृद्धि होती है। तो वह एक महीने में 2070 रुपये अधिक बचाता है। अब जो एक महीने में बचत कर रहा है वो 2070 रुपये अधिक बचाता है। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम 40% निकालेंगे 1200 का तो कितना होगा? 12 चौक 48, 480 आएगा। ये तो सर इतना तो आसान है, अब ये तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं सर। 1200 का 40% निकालेंगे तो इस परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगी, फिर चार का गुणा या फिर 40 का गुणा इस 12 में हो जाएगा तो 480 आ जाएगा। सर 700 का 60% निकालना तो परसेंटेज के चिन्ह से 2 जीरो कट जाएंगे और 7 के 42, ये हो जाएगा 420 रुपये। तो कुल मिलाकर देखो, अगर इनकम 480 रुपये बढ़ेगी तो उस 480 में से 420 रुपये तो खर्च में वो खर्च कर देगा। इन 480 में से हमने कहा कि भाई साहब हम तुम्हारी इनकम 480 रुपये बढ़ा रहे हैं, तो हमने आपको इतना रुपया एक्स्ट्रा दिया, तो आपने उसमें से क्या किया? 420 रुपये खर्च कर दिया, व्यय कर दिया। अब कितना बचा है? तो 480 में से 420 अगर खर्च कर दिया है तो सर 60 रुपये बचा होगा। इसका मतलब ये जो 60 रुपये हैं, ये वाले 60 रुपये, ये क्या करोगे? ये जो बचत हो रही थी ना, बचत में ये एक्स्ट्रा बचत हो जाएगी, बचत में ये वृद्धि हो जाएगी। 60 की बचत हमें अधिक करनी पड़ेगी। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर सिस्टम क्या होगा कि बचत में 60 की वृद्धि हो जाएगी। सवाल में क्या दिया है? ये एक महीने में 2070 रुपये अधिक बचाता है। अधिक कितना बचाता? तो कितना अधिक बचाएगा? हमारे अनुसार निकला सवाल में सर 60 रुपये अधिक बचाएगा, लेकिन सवाल कितना बोल रहा है? सर इस 60 की वैल्यू सवाल ने दी है, सवाल में दिया है 2070 रुपये। हमारे अनुसार कितना अधिक बचाएगा? 60 रुपये अधिक बचाएगा। सवाल वाला कह रहा है कि नहीं 2070 रुपये बचाएगा। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया, ये सर यूनिट में काम चलेगा, ये सब यूनिट है और ये एग्जैक्ट वैल्यू है। 60 की वैल्यू आ गई 2070। अब देखो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है तो उसका प्रारंभिक मासिक खर्च बताओ। तो प्रारंभिक मासिक खर्च कहाँ है? ये तो है। इसका मतलब सर 700 की हमें वैल्यू बतानी है। 60 की वैल्यू इतनी है तो 700 की वैल्यू हमें बतानी है। डायरेक्ट बता दें यूनिटरी मेथड लगाकर। हम जानते हैं कि सर 60 की वैल्यू कितनी है, ये हम लिखते हैं दोबारा से, 2070 रुपये। तो हमें 700 की वैल्यू बतानी है, 700 की वैल्यू बतानी है क्योंकि प्रारंभिक व्यय बताना है। तो हम यहाँ पर रखेंगे 2070 बट्टे ये 60 आ जाता है। यूनिटरी मेथड हमने पढ़ा है शुरुआत में दिव्यास्त्र वाली क्लास में, और हमें बतानी है 700 की वैल्यू। तो यहाँ पर 700 का गुणा कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगी। 6 से हम इसको काटना चाहें तो 6 से इसको काट सकते हैं। 6 तिया 18, बचा 2, 6 चौक 24, बचा 3, 6 पंजे 30। तो ये बचा 345 का गुणा इस 70 में कर देंगे तो मल्टीप्लाई कर दो, जीरो एक आ जाएगा, एक तो जीरो आ जाएगा। और 7 पन्ना 35 की 5 हासिल 3, 7 चौक 28, 29, 30, 31, 31 के 1 हासिल 3, 7 एक 7 तिया 21, 22, 23, 24। तो कुल मिलाकर कितना हुआ? 24,150 रुपये। 24,150 कहीं पर है, ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब सर ये होगा हमारे सवाल का जवाब। अब एक बात बताओ, ये सवाल एसएससी फेज 9 का है। तुम कहोगे सर बहुत कठिन है। अरे कठिन इसमें है क्या? जो हमने सीखा है वही तो लगाया। चलो एक बार मैं और बताता हूँ, समझो ध्यान से देखना। पहले इसने कहा था कि जो बचत है, बचत से 40% ज्यादा उसका व्यय है। तो सर बचत से 40% ज्यादा है, 40% का फ्रैक्शन 2/5 है। यदि बचत पहले 5 रुपए थी तो 2 बढ़ाकर ये इतना व्यय हो जाएगा। अब मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ, बचत और व्यय जोड़ दूंगा तो आय आ जाएगी। तो 7 और 5 इन दोनों को जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। 2 जीरो हमने एक्स्ट्रा क्यों बढ़ा ली है? ताकि सर हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। फिर बोल रहा था इनकम 40% बढ़ेगी, इनकम 40% बढ़ेगी। तो सर 1200 का 40% 480 रुपया, 480 हमने आपकी आय बढ़ा दी है। तो फिर आपने क्या किया कि अपना खर्च जो था, खर्च में 60% की वृद्धि कर ली। तो सर 60% निकालेंगे इस 700 का तो आ जाएगा 420।
इसका मतलब 420 रुपया। ये जो 480 थे, इसमें से 420 तो खर्च कर दिए, अब बचे हैं 60 रुपया। तो 60 कहाँ ले जाएंगे? 60 रुपया की एक्स्ट्रा हम बचत करेंगे। अब एक्स्ट्रा, पहले 500 की बचत हो रही थी, अब 560 की बचत होगी, क्योंकि 60 रुपये हमारे पास अब एक्स्ट्रा की बचत होगी। तो अब हमें ये जो 2070 है, ये सवाल में दे रखा था, सवाल में बोला था एक महीने में 2070 अधिक अधिक बचाता है, अधिक बचाता है। तो अब हमें कितना अधिक बचाना होगा? 60 रुपये अधिक हमारे यहाँ पर बच जाएंगे। तो इस 60 की वैल्यू दी 2070, तो हम जानते हैं, इसको मैंने दोबारा लिख दिया, 60 की वैल्यू 2070। तो हमें पूछिए प्रारंभिक खर्च पूछा है, प्रारंभिक व्यय 700 की वैल्यू पूछी है, तो 700 की वैल्यू निकालनी है, 60 नीचे आता है, 700 का गुणा, सॉल्व करने के बाद 24,150 आंसर आया। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरह से किया है। तो देखो, इसमें कोई हमने कठिन कोई ऐसा इसमें चीज है ही नहीं जो सर हमने आपको नहीं बताई हो, नॉर्मल सी बातें थी, चित्र बनाना बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, इसी का इस्तेमाल करके उत्तर आ गया। तो चलो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हुआ। अब हम बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 19। तो एक काम करिए, आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं इसको अभी हटाऊंगा, क्योंकि इसको हटाऊंगा उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 19 करूंगा। तो चलिए, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मुझे उम्मीद है, तो चलो इसको हम हटाते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है भाई, चलो हम इसको हटाएंगे। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या है, चलो ये भी देखते हैं सर। ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, क्या है देखो, पी और क्यू का मिलाकर कुल वेतन 1,20,000 रुपए है। पी और क्यू का मिलाकर, दोनों का मिला देंगे तो 1,20,000 रुपए है। तो देखो, हम ये बात लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू, ये जो है ना, वो 1,20,000 रुपए कमाते हैं अगर इन दोनों की इनकम जोड़ दी जाए तो। ठीक है, सवाल में दिया था, हमने लिख दिया, आगे बढ़ते हैं। पी अपने वेतन का 95% और क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है। मतलब देखो, पी कितना खर्च कर रहा है, पी के लिए हम बताते हैं, पी के लिए यहाँ पर रखते हैं आय, और यहाँ पर रखते हैं इसका खर्च, और यहाँ पर रखते हैं बचत। ये पी के लिए हम काम कर रहे हैं। क्यू के लिए हम यहाँ काम करेंगे, क्यू के लिए चलो यहाँ काम कर देंगे, आय, खर्च और बचत। तो ये जो पी था, पी 95% खर्च करता है और क्यू 85% खर्च करता है। तो अगर पी की आय 100 थी, तो उसमें से 95 तो ये खर्च कर रहा है, तो सर बचा कितना रहा होगा? 5 बचा रहा होगा। अब हम बात करते हैं सर इसकी, इस क्यू की बात करते हैं, यहाँ पर क्यू की बात करते हैं। क्यू 85% खर्च करता है, देखो 85% खर्च कर रहा है, तो अगर क्यू की इनकम 100 होगी तो सर 85 ये खर्च कर देगा, तो बचाएगा कितना? 15 बचाएगा। अब सवाल में एक बात और दी है, सवाल में क्या दिया है कि यदि उनकी बचत समान है, बस इसको ध्यान से देखो, उनकी बचत कैसी है? समान है। सर उनकी जो सेविंग्स है वो समान है, तो सर बचत अभी समान कहाँ पर है? सर इसकी 5 है, इसकी 15 है, तो इनको हमें समान करना पड़ेगा, इन दोनों को समान करना पड़ेगा। तो करने के लिए क्या होगा? यहाँ पर 3 का गुणा कर लो, 15-15 हो जाएंगे। तो देखो, ये आपस में तीनों अनुपात हैं और ये अनुपात आपस में है, तो सर इन दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पर हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो सर 3 का गुणा केवल इसमें नहीं होगा, इसके साथ जितना भी अनुपात होता है सब में होता है, तो सर 3 का गुणा यहाँ पर भी हो जाएगा और 3 का गुणा यहाँ पर भी हो जाएगा, तो ये 300 बन जाएगा। अब हम बात करते हैं, अब हम एक चीज समझें, सर पी की इनकम देखें तो ये पी की इनकम हो जाएगी 300 रुपये और क्यू की इनकम देखें तो हो जाएगी 100 रुपये। तो पी और क्यू की दोनों की टोटल इनकम कितनी थी? 1,20,000 रुपया। तो हम देखो यहाँ से निकाल सकते हैं पी और क्यू की, हम ये वाली बात जानते हैं, पी प्लस क्यू की इनकम दे रखी है हमको 1,20,000 रुपये ये दी है। तो पी और क्यू की जरा जोड़ना, तो हमारे अनुसार ये फ्रेम बना है, तो हमारे अनुसार सर पी की आय है 3 का गुणा इसमें करेंगे 300 रुपये, 300 यूनिट, ये यूनिट में काम चल रहा है, ये यूनिट है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। और क्यू की इनकम कितनी है सर? क्यू की है 100 रुपये प्लस 100 रुपये, ये आ जाएगा सर 1,20,000 रुपये, ये आ चुका है। तो सर ये आ गया 400 यूनिट, ये हमें याद रहे कि ये 400 यूनिट है, यूनिट। तो ये आ चुका है 1,20,000 रुपये। अब 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिया, 4 का भाग लगाएंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? ये 4 का भाग लगाएंगे तो 300 आ गया, 300। अब सवाल में क्या पूछा है? तो पी का वेतन बताओ, केवल पी का वेतन बताना है। तो सर पी का वेतन कितना है? ये क्या पी का वेतन? ये है 3 गुणा 100 मतलब 300 है, 300 की वैल्यू बता दो। तो 300 की वैल्यू बताने के लिए सर 300 का दोनों तरफ गुणा कर देंगे, ये 300 गुणा 300 और गुणा कर दिया, तो कितना आ गया सर? 90,000 रुपये निकल कर आया, 90,000 आ गया। तो ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इस सवाल का जवाब हो गया।
हम एक बार और इस सवाल को समझते हैं। क्या है कि सर पी की जो इनकम थी वो सवाल में दे रखा है, पी की और क्यू की दोनों की जोड़ दें तो 1,20,000 है। पी अपनी आय का 95% खर्च करता है, तो 100 अगर इसकी आय थी 95 खर्च कर दिया तो 5 बचा लेगा। क्यू अपनी आय का 85% खर्च करता है, क्यू की आय अगर 100 रुपये थी तो 85% खर्च कर देता है, तो 15% बचाता होगा। सवाल में दिया कि दोनों की बचत समान है, तो सर हमें इन दोनों को समान करना पड़ेगा, इन दोनों को समान करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में दे रखा है समान है। तो सर इन दोनों को समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 15 है तो इसको भी 15 बनाए। कैसे बनाएंगे, 3 का गुणा यहाँ कर लो, लेकिन 3 का गुणा केवल इसमें नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ ये भी अनुपात है, तो सब में गुणा करना पड़ेगा। अब हमें समझ में आया सर पी की इनकम 300 हो गई और क्यू की इनकम 100 हो गई, तो 3, अब हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे, हम इतना स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं थी। ये 300 और 100 400, तो 400 की वैल्यू कितनी है, 1,20,000, क्योंकि दोनों की जोड़ेंगे तो 1,20,000 के बराबर। एक यूनिट का मान निकल के आया 300, एक यूनिट का मान निकल के आया 300। हमें बताना किसका है, पी की आय, इसका मतलब 300 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 300 का गुणा इधर भी कर देंगे इधर भी कर देंगे, आराम से आएगा, 90,000 रुपये आ गया। तो इस सवाल का जवाब हो गया ये वाला। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, माधुरी अपने वेतन का 80% और सुषमा अपने वेतन का 95% व्यय करती है। बिल्कुल सवाल ऐसा ही है, बिल्कुल एकदम ऐसा ही सवाल है। माधुरी है अपने वेतन का 80% खर्च करती है और सुषमा अपने वेतन का 95% खर्च करती है। तो यहाँ पर माधुरी रख लेना, यहाँ पर सुषमा रख लेना। सर यहाँ 80% खर्च करती है तो 100 में यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ 80 आ जाएगा, तो यहाँ 20 आ जाएगा। फिर दूसरी वाली है वो कितना खर्च करती है, 95%, तो वो 100 रुपये उसकी इनकम होगी तो 95% खर्च करेगी, तो 5 इधर बचा लेगी। फिर इनको बराबर करेंगे, बराबर करने के बाद बिल्कुल सेम यही मेथड काम करेगा। तो एक काम करो, ये तुम्हारे लिए सवाल है, ठीक है भाई, तो ये सवाल तुम्हारे लिए है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस सवाल को सॉल्व करिए, उसके बाद मैं आगे के सवाल कराता हूँ। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए हम इन सवालों को भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21, ये क्या है, जॉन का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 85% है, मतलब जॉन अपने मासिक इनकम का 85% खर्च कर देता है। एक बात दी है इसने। अगला, जैक का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 90% है, मतलब एक लड़का जैक है वो अपनी मासिक इनकम का 90% खर्च कर देता है। मतलब यहाँ पर देखो जॉन का खर्च 85% और जैक का खर्च 90% है और उनका संयुक्त खर्च 88% है। इनका दोनों का टोटल मिलाकर के देखा जाए तो 88% खर्च है। यदि जॉन का मासिक वेतन 60,000 रुपये है तो जैक का मासिक वेतन बताओ। देखो मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था कि एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी प्लस सी। ऐसा कोई भी संसार का इक्वेशन है, अगर संसार का कोई ऐसा समीकरण है जहां सर ए बराबर बी प्लस सी है, तो ऐसे समीकरण में सर एक कॉन्सेप्ट लगता है, उसको बोलते हैं एलिगेशन। अगर तुम इस सवाल को एक्स मानकर करने का प्रयास करोगे तो बहुत ही बड़ा जाएगा और शायद तुम्हें समझ में भी नहीं आए। तो हम इस सवाल को एलिगेशन की सहायता से कर देंगे। क्यों, क्योंकि सर ए बराबर बी प्लस सी ऐसा अगर कहीं इक्वेशन बनता है तो वहां एलिगेशन लग जाता है। तो तुम कहोगे सर ये क्या है, ये जॉन की खर्च है, ये जॉन का खर्च है और ये जैक का खर्च है और ये इन दोनों का टोटल खर्च है। तो इसका मतलब ये है कि ये टोटल खर्च है, ये जॉन का खर्च है और ये जैक का खर्च है। तो भाई दोनों बच्चों का खर्च दे रखा है और दोनों का संयुक्त खर्च भी दे रखा है, तो एलिगेशन हम लगाते हैं। एलिगेशन डिटेल में तो हम आगे मिक्सर और एलिगेशन में समझेंगे, वहां पढ़ाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन अब ये बीच में सवाल आ गया है तो थोड़ा सा देख लो। तो हम एक जगह रखते हैं जॉन, यहाँ रखते हैं जॉन और यहाँ रखते हैं जैक, यहाँ रखते हैं हम जैक। इसका खर्च कितना है, इसका खर्च है 85% है और इसका खर्च 90% है और इन दोनों का खर्च बीच में कहीं रखते हैं 88%, इन दोनों का बीच में रखते हैं। एलिगेशन का होता क्या है, एलिगेशन की सहायता से सर इन दोनों का अंतर करके हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस करके हम यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। ये एक अनुपात निकल के आएगा और ये अनुपात किस में होगा, जॉन और जैक की आय का अनुपात होगा, इनकम का अनुपात होगा। अब हमें एक बात दे रखी है यहाँ पर, ये जॉन का मासिक वेतन दिया है, मतलब जॉन का मासिक वेतन ये जो है यहाँ जो भी निकल के आएगा उसकी वैल्यू हमको दी है सर 60,000 रुपये है। इसकी तो मासिक जो इनकम है इसकी मासिक इनकम हमको दे रखी है सर 60,000 रुपये। बस इसकी बतानी कितनी होगी,
तो एक काम करो, ये है एलिगेशन का कॉन्सेप्ट। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पर जो चीज रखी है वही चीज यहाँ होनी चाहिए और यहाँ पर इन दोनों का योग होना चाहिए, मतलब या एवरेज हम इसको मान सकते हैं। जॉन का ये खर्च था, ये जैक का खर्च है और ये इन दोनों का संयुक्त खर्च है। तो ऐसे हम बीच में रखते हैं सर, फिर इन दोनों का माइनस, मतलब इन दोनों का अंतर करके यहाँ रखते हैं, इन दोनों का अंतर करके यहाँ रखते हैं। जो भी यहाँ पर अनुपात निकल के आता है वो इनकी रियल वैल्यू के बीच में अनुपात आता है, मतलब जॉन की और जैक की आय के बीच में अनुपात आ जाएगा। तो एक बात बताओ, अगर 88 और 90 का अंतर देखेंगे तो 2 आएगा। 2 परसेंटेज लगाना चाहो तो लगा लो, वो तो कट जाएगा बाद में। परसेंटेज यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा, वो तो कट जाएगा। तो सर 80 मतलब 88 और 90 का अंतर 2 आ गया, 85 और इसका अंतर आ गया 3। इसका मतलब हो गया सर 2 यूनिट का मान है 60,000, तो 1 यूनिट का मान 30,000। तो सर 3 यूनिट का मान कितना होगा, 3 यूनिट का मान कितना होगा, 30,000 गुणा 3, ये हो जाएगा सर 90,000। 90,000 हो जाएगा। कहाँ पर है भाई 90,000, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये है 90,000, ऑप्शन डी हो गया। तो समझ में आ गया होता क्या है कि एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है ये, एलिगेशन का कॉन्सेप्ट। एलिगेशन हम समझाएंगे मिक्सर और एलिगेशन में डिटेल में, लेकिन अभी समझो कि संसार का कोई भी एक ऐसा समीकरण है जहां a बराबर b प्लस सी है। अभी यहाँ पर ऐसा समीकरण था, क्या था कि सर 88 क्या है, 88 मान लो a है और ये टोटल है और अलग अलग इनकी खर्च कितनी है, इसका खर्च इतना है, इसका खर्च इतना है और इन दोनों का टोटल कितना है, वो 88 है। तो ऐसा ही समीकरण कहीं ना कहीं बन रहा है, तो इस पर हम लागू कर सकते हैं। अगर सर यहाँ पर मान लीजिए सर वेतन में ये खर्च दे रखा है, अगर बचत दी होती तो यहाँ पर जॉन की बचत, यहाँ पर जैक की बचत देता, तो यहाँ पर टोटल बचत देता। तो सर बचत की सहायता से भी मैं इनकी आय के बीच में अनुपात ये वाला निकाल सकता था, या तो केवल खर्च खर्च दे सब जगह, या फिर बचत बचत दे, तो हम आराम से एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो ये मैंने कर दिया है, वरना हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे के क्वेश्चंस में। तो इस सवाल का जवाब होगा ये। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ये हो गया 21। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, एक आदमी का खर्च उसकी आय का 70% है। तो एक काम करते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लो, इसको हम हटाएंगे तब करेंगे। चलो हम मानते हैं, उम्मीद है कि तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो भाई हम अब इस सवाल को करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 22। ये क्या है, एक आदमी का खर्च उसकी आय का 70% है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सर, यहाँ पर अगर उसकी आय है तो यहाँ पर उसका खर्च है और यहाँ पर उसकी बचत होगी। वो कह रहा है कि सर 70% क्या है, इसका खर्च है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन पढ़ी तो हम आराम से समझ गए, अगर इसकी इनकम 100 रुपये होगी तो खर्च ये 70 का करता है और बचा रहा होगा 30 रुपये। ठीक है भाई, ये इतना सिस्टम हम यहाँ से समझ में आया इस लाइन से। यदि उसकी आय में क्रमिक, ये समझने वाली बात है सर, ये क्रमिक रूप से 20% और 50% की वृद्धि, तो क्या मैंने सक्सेसिव चेंज पढ़ाया है, सक्सेसिव परसेंट मतलब सक्सेसिव वृद्धि या सक्सेसिव कमी मैंने आपको पढ़ाई है पहले। ये एक पूरा एक टाइप था, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। एक बात बताओ, 20% और 50% का टोटल अगर हम देखा जाए तो टोटल इसका सक्सेसिव कितना निकलेगा, तो हमने फॉर्मूला बताया था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे 100। अभी मैं निकाल के बता दे रहा हूँ, अगर डिटेल में सीखना है तो पीछे वीडियो जाकर है, वीडियो है एक, देख सकते हो। एक मानो 20, ये है 50 प्लस 20 गुणा 50 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, ये हुआ 20 और 50 70 और 5 दूनी 10, ये तो 80% निकल के आया। तो इसने पता क्या बोला है, इसने कहा है यदि यदि उसकी आय में दो क्रमिक वृद्धि है, आय में एक 20% और एक 50% की वृद्धि है, तो सर इस क्रमिक वृद्धि, दो क्रमिक वृद्धि है, इनकी संयुक्त वृद्धि हमने निकाली। संयुक्त वृद्धि कितनी है, 80%। 80%, तो हम अब यहाँ करेंगे सर इसकी आय में कितनी वृद्धि की है, 80%। ये हमने निकाली है, 80% हमने निकाली है। क्यों, इसमें था क्या, ये थी 20% 50%, ये क्रमिक थी, ये क्रमिक वृद्धि थी और इसकी संयुक्त वृद्धि हमने 80% निकाली है। देखो इस फॉर्मूले से, ये सक्सेसिव चेंज वाला है, सक्सेसिव चेंज वाला टाइप हमने पीछे बहुत किए हैं सवाल। तो अगर इसमें अगर कोई दिक्कत है समझने में तो तुम पीछे क्लास जाकर देख सकते हो। तो चलो हमें समझ में आएगा। सर उसकी जो इनकम थी, इनकम में दो क्रमागत वृद्धि करी थी, एक थी 20% की, एक थी 50% की। तो हमने सर इनकी संयुक्त वृद्धि निकाल ली, संयुक्त वृद्धि आई 80%। ठीक है,
तो अगर हम 80% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा सर? अगर हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं, चलो ये हटा देते हैं, ये किसी काम का नहीं है, ये बस हमने दिखाया था तुम्हें। तो अगर इसकी इनकम 80% बढ़ती है तो सर 100 का 80% 80 होगा, इसका मतलब 80 रुपये बढ़ जाएगी, 80 रुपये ये बढ़ेगी। तो अगर बात करें सर यहाँ पर इनकम हो कितनी जाएगी, 100 पहले थी, 80 बढ़ानी पड़ेगी तो 180 हो जाएगी, 180 रुपये हो जाएगी। यहाँ पर अगर आय की बात करेंगे तो इतनी इनकम हो जाएगी। अब आगे क्या कह रहा है भाई, आगे क्या है, तो उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितने प्रतिशत कम या अधिक होगा। देखो ये पूछ रहा है, ये जो खर्च है ना, खर्च, इसमें कितने प्रतिशत की, एक्स प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, वो पूछ रहा है। हमने एक्स मान लिया है, ठीक है, चलो यहाँ क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क, कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी इसमें। अगर अगर एक और थोड़ा सा और पढ़ो, आगे सवाल और दे रखा है, पिछले व्यय से कितने प्रतिशत कम या अधिक होगा ताकि ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत का 2.5 गुना हो जाए। जो नई बचत है ना, नई बचत, अगर हम बात करें कि सर नई बचत पिछली बचत का कितने गुना हो जाए, 2.5 गुना, 2.5 गुना हो जाए, 2.5 गुना, 2.5 गुना हो जाए। अगर हमें ये निकालनी है कितनी ज्यादा हो जाएगी, तो सर 2.5 गुने का मतलब है 1.5 गुना ज्यादा मिल रहा है, तो हमें वो ज्यादा भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, और हम टोटल भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये टोटल 180 है, 180 टोटल इनकम है, तो टोटल बचत हम यहाँ निकाल सकते हैं 2.5 गुना सीधा करके। तो सर 30 का 2.5 गुना करेंगे तो 75 आता है, 75 आएगा, तुम करके देख लेना, ठीक है। तो अब एक बात समझो, 180 इनकम है, 75 हम बचत कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर खर्च कितना कर रहे होंगे। तो देखो खर्च अगर देखा जाए तो 180 में से 75 निकालेंगे तो सर 105 आएगा, 105 आएगा। अब हम यहाँ से देख लेंगे, पहले 70 रुपए की, पहले हमारा 70 रुपए का खर्च हो रहा था, और अब हमारा टोटल खर्च है 105 रुपए का। तो हम सर यहाँ पर कितनी वृद्धि कर रहे होंगे, तो तुम कहोगे सर 45 रुपया। अगर हम वृद्धि की बात करें तो सर यहाँ पर वृद्धि आएगी 45 रुपये, 45 रुपये हमने यहाँ बढ़ाया होगा, ठीक भाई, 45 रुपये हमने यहाँ बढ़ाया होगा। तो इसी में तो वृद्धि पूछ रहा है, कितना परसेंट वृद्धि होगी, नहीं 45 नहीं 35% होगा भाई साहब, ये घटाएंगे तो 35 आएगा, 35%। हमने 35%, इसको 35 रुपये बढ़ाया होगा तब ये 105 बना है। तो देख लो कितना बढ़ गया सर, 70 से 35 हो गए, 35 बढ़ा है, जस्ट आधा है, तो 50% उत्तर होगा सर। सवाल का जवाब तो 50% वृद्धि हो गया, लेकिन कैसे होगा, देखो 35 बढ़ा है, 35 बढ़ा है, कहाँ से बढ़ा है सर, 70 से बढ़ा है, 70 से बढ़ा है, गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह, 35 से ये 2 बार कटता है, 2 से ये 50 बार कटता है, तो इस सवाल का जवाब तो सर 50% आ गया। अगर हम चाहते हैं, हम अगर चाहते तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। जैसे हम यहाँ से सोचते सर जो बचत है, बचत 2.5 गुनी हो रही है, ये टोटल बचत है। अगर हम ये देखते सर कितनी ज्यादा बचत होगी, तो 2.5 गुना का मतलब है सर 2.5 गुना में एक निकाल देंगे फ्रैक्शन, तो 1.5 गुना आएगा, 1.5 गुना हम निकालेंगे तो यहाँ की आ जाएगी आखिरकार बचत में कितनी वृद्धि हुई है। यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, 1.5 गुना इसका निकालते 45 निकल के आता, फिर 80 में से 45 घटा देते तो 35 आता, वैसे भी हम निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट हमने टोटल पर भी निकाल सकते हैं। सर इसकी टोटल इनकम हो गई 80 रुपये बढ़कर 180, और इसकी जो टोटल बचत है इसकी 2.5 गुनी, तो 75 रुपये की बचत है, इसका मतलब 105 रुपये खर्च कर रहा होगा। पहले खर्च कर रहा था 70, तो अब खर्च कर रहा है 105, इसका मतलब कितना रुपया बढ़ा होगा, 35 रुपया बढ़ाना पड़ेगा, 70 से 35 बढ़ाएंगे तब 105 आएगा। तो सर ये कितना बढ़ाया है, इसी का परसेंटेज पूछा है, तो हमने 35 रखा ऊपर, और ये 70 से बढ़ा रहे हैं तो 70 रखा नीचे, गुणा कर देंगे 100 का, ये आ गया। तो कुल मिलाकर ये हुआ 50% इस सवाल का जवाब। अब ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, ये क्या है, सुलभ अपनी आय का 25% बचाता है, यदि उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है और व्यय में 45% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। देखो ऐसे सवाल मैंने बहुत करा दिए तुम्हें, ऐसे सवाल मैंने बहुत करा दिए हैं, ये सवाल तुम्हारे लिए है, इस सवाल का जवाब खुद निकालो, क्योंकि हमने ऐसे सवाल आपको बहुत करा दिए हैं, तो ये सवाल तुम्हारे लिए है। चलो HW समझ लेना इसको, HW के तौर पर। तो एक काम करिए, आप समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो वीडियो को एक बार और स्लो करके थोड़ा सा आराम से तसल्ली से इस वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये सवाल तुम्हारे लिए है, अभी इस सवाल को करो, ठीक है, तब इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं आगे के सवाल करता हूं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम
इन अंतिम दो सवालों को भी कर लेते हैं। टाइप नंबर 11 के ये अंतिम दो सवाल हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24, एक परिवार अपनी कुल आय का 30% बचाता है। ये जो पहली लाइन है सर, इस लाइन से एक उस परिवार की आय, खर्चा और बचत अपने हिसाब से निकाल सकता हूं। तो देखो हमने ये सीखा है, लगाएंगे। यहाँ पर है इसकी आय, यहाँ पर इस परिवार का खर्च होगा और यहाँ इस परिवार की बचत होगी। पहली लाइन में दे रखा है कि 30% बचाता है। इसका मतलब सर इनकम अगर 100 रुपये है तो 30 रुपये उसमें से बचाता है, तो खर्च कितना कर रहा होगा? 70 रुपये का खर्च कर रहा होगा। अगर हम यहाँ पर इसको मिनिमाइज करना चाहें तो इसको ये काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा 10, ये 7 और ये 3। 10, 7 और 3, ये इनका अनुपात आ चुका है, ये इनका अनुपात आ चुका है। ये आय अगर 10 रुपये है तो खर्च 7 होगा और बचत 3 रुपये होगी। ये हमने पहली वाली लाइन पढ़ी और इतना डेटा हमने निकाल लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। और बचत राशि, ये जो बचत राशि है, बचत राशि व्यय के आधे से भी 600 रुपये कम है। ये जो बचत राशि है ये पता क्या है? इस व्यय के आधे से भी 600 कम। तो देखो 600 कम है, वो एग्जैक्ट वैल्यू है। ये हमारे क्या है? ये सर हमारे है यूनिट। तो सर यूनिट कहीं डायरेक्ट वैल्यू में ना जुड़ जाए, इसलिए मैं यहाँ एक काम करूंगा, मैं यहाँ पर इनके पीछे एक्स चिपका लूंगा। एक्स चिपकाने के पीछे उद्देश्य क्या है? कहीं तुम इस 600 को सीधा सीधा इस 7, 3 या 10 इनमें जोड़ना घटाना इसके साथ ना कर दो, इसलिए ये यूनिट का काम है, ये यूनिट है और वो एग्जैक्ट वैल्यू है। तो हम यहाँ पर इनके पीछे एक्स चिपका लेते हैं। सर इसके भी पीछे एक्स, इसके भी पीछे एक्स, इसके भी पीछे एक्स। हमने तीनों के पीछे समान चीज क्यों चिपकाई है? क्यों? क्योंकि सर देखो अनुपात सेम ही तो है, तो एक्स का गुणा यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया। हम पहले क्या करते? जीरो बढ़ाते थे। यहाँ जितने जीरो बढ़ाएंगे उतने ही यहाँ पर, उतने ही यहाँ पर। तो जो परिवर्तन हमने एक के साथ किया है वो परिवर्तन तीनों के साथ कर देंगे, तो सर उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम बात करते हैं सर इस सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि उसका जो व्यय है, ये कह रहा है उसकी बचत राशि है व्यय के आधे से भी 600 कम है। तो सर व्यय ये है, तो व्यय के हम यहाँ लिखते हैं बचत कितनी है? बचत बराबर व्यय का आधा, और इससे भी कम कितनी है? 600 कम है। लो ये जो लाइन है, ये लाइन मैंने यहीं से निकाली है। तो अब हम इसका अर्थ क्या समझ सकते हैं? देखो हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, बचत कितनी है? वैसे 3x है, यहाँ रखेंगे 3x बराबर व्यय का आधा। व्यय है हमारा व्यय है हमारा 7। तो सर 7 का आधा कितना होता है? 3.5 होता है। तो रख दें, डायरेक्ट रखते हैं सर व्यय का आधा, तो 7 का आधा होगा 3.5x और ये माइनस का 600, ये 600 आ गया। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 600 हम इधर भेज देंगे और ये 3 हम इधर ले जाएंगे, तो 600 इधर प्लस का हो जाएगा, 600 प्लस का हो गया बराबर में ये 3 जब इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो इधर बचेगा 0.5 और x। पॉइंट हटाओ, देखो पॉइंट हटाएंगे बट्टे में बढ़ जाएगा एक 0। 5 से ये 2 बार कटेगा, 2 का गुणा इधर हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 1200 रुपये। x की वैल्यू 1200 रुपये निकल आई। तो अगर x की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो खर्च निकल आएगा, x की वैल्यू ये वाली यहाँ रख देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बचत आ जाएगी, और x की वैल्यू का गुणा यहाँ कर देंगे तो सर इनकम आ जाएगी। अब हम यहाँ ये चेक करते हैं सर ये पूछ क्या रहा है। इसने बोला है यदि स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षा पर खर्च का अनुपात दे रखा है, स्वास्थ्य पर, भोजन पर और शिक्षा पर खर्च का अनुपात, इसका मतलब ये खर्च दिया है, टोटल खर्च दे रखा है। टोटल खर्च हमने 3 जगह किया है, स्वास्थ्य पर, भोजन पर और शिक्षा पर, और उसका रेशियो है ये। तो शिक्षा पर बताओ, शिक्षा हमारा लास्ट में है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू बताओ। शिक्षा हमारा लास्ट में था तो इसकी वैल्यू बताओ। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? टोटल हमें खर्च निकालना पड़ेगा। तो खर्च निकालते हैं, 7x की वैल्यू निकालते हैं। 7x बराबर, तो 12 का गुणा कर देंगे, 12 गुणा 1200 गुणा 7, ये हो जाएगा हमारा टोटल खर्च। ये टोटल खर्च है, लेकिन ये टोटल खर्च है 3 भागों में बटा हुआ है, ये भी 3 भागों में हमारा बटा हुआ है खर्च। कितना? 3:5:6, 3:5:6 में बटा हुआ है। तो सर इन तीनों को जोड़ के देखो, 5 5 और 3 8, 8 और 6 14, कुल मिलाकर हम बोलेंगे सर ये 14 के बराबर है। 14 की वैल्यू कितनी है? हमने गुणा किया ही नहीं, हमें गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है। गुणा
और भाग वहां करो, वहां पर करो जहां फाइनल उत्तर आ रहा है। तो यहाँ तो फाइनल उत्तर आ नहीं था, तो हम यहाँ पर गुणा करेंगे, यानी 1200 गुणा 7। अब यहाँ से इसकी 7 से ये कटेगा 2 बार, 2 से ये कटेगा 600 बार। तो सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल आई? 600 निकल के आई 1 यूनिट की वैल्यू। अब तुम क्या पूछना चाहते हो? ये है सर, देखो ये स्वास्थ्य पर, पहले नंबर का स्वास्थ्य पर है, दूसरे नंबर पर खर्च ये भोजन का है, और तीसरे नंबर पर शिक्षा का पूछा है। ये जो है ना, ये एजुकेशन, इसी का खर्च पूछा था। तो सर 1 यूनिट की वैल्यू 600 हुई, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3600 होगी। तो ये हो गया हमारे इस सवाल का जवाब। तो देखो तुम कहोगे सर इतना बड़ा कर दिया, ये हमने आपको समझाया है, समझाने के लिए हमने एक एक चीज बताई है, इसलिए। तो देखो एक बार क्या है, आय, खर्च और बचत, इसका अनुपात हमने निकाला कहाँ से? पहली लाइन पढ़ के आराम से निकाल लिया। सर एक्स हमने इसके पीछे चिपकाया है, इसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि सर ये जो 600 है ना, 600, इसका जोड़ना घटाना तुम सीधे सीधा इन यूनिट के साथ ना कर दो, इसलिए हमने यहाँ पर एक वेरिएबल एक्स अपनी तरफ से चिपका लिया है। अब सवाल में लिख के बोला है, सवाल में क्या बोला है? इसकी जो बचत है, बचत कितनी है? उसके व्यय के आधे में से 600 माइनस करेंगे तब आएगी उसकी बचत। तो व्यय 7 है, 7x है, इसका आधा 3.5x हो जाएगा। तो इसमें से 600 घटाएंगे, ये कैलकुलेट किया तो x की वैल्यू आ गई 1200। अब हम यहाँ से टोटल खर्च निकाल सकते हैं सर, 7x ये हमारा टोटल खर्च है, तो x की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी है, तो ये हमारा टोटल खर्च आ चुका है। लेकिन ये जो खर्च भी है, ये भी 3 भागों में बटा हुआ है। एक है हमारा पर स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य पर है, ये भोजन पर है, और ये शिक्षा पर है। तो सर शिक्षा पर कितना खर्च किया है वो उसने पूछा है, तीनों को हमने जोड़ा है तो 14 की वैल्यू ये है, क्योंकि इसी रुपए को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। तो सर 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आई 600, तो 6 यूनिट की वैल्यू 3600 हो जाएगी। तो इस सवाल का जवाब हुआ ये। एक काम करो, आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम इसको हटाएंगे, तब हम उस सवाल को करेंगे। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं हम, देखते हैं आगे ये 25वां क्वेश्चन क्या है। ये काफी अच्छा सवाल था, 3600 इस सवाल का जवाब आया। कितना आया था भाई इस सवाल का जवाब? 3600 निकल के आया था। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या है देखो, रनिता की आय का 40% भास्कर की आय के 56% के बराबर है। देखो यहाँ तक हम पढ़ रहे, केवल यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम पहले अपनी भाषा में लिख लेते हैं। रनिता, यहाँ लिखते हैं रनिता, यहाँ रनिता की आय का कितना है? 40% बराबर है भास्कर, भास्कर की आय के कितने परसेंट के बराबर है? 56% के बराबर। तो हम यहाँ पर गुणा करते हैं 56%। तो हम यहाँ से इनका अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे अनुपात निकाल सकते हैं सर? यहाँ काटो, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, और कितने कितने से हम काट सकते हैं? ये 4 से काट सकते हैं सर, 8 से भी कट जाएगा, 8 से ये 5 बार कटा, और 8 7 56। तो ये हो गया। अगर हम यहाँ पर रनिता और भास्कर का रेशियो निकालना चाहें तो रनिता के लिए हम R लिखते हैं, भास्कर के लिए BH लिखते हैं। तो हमने बताया था, देखो ये क्या सिस्टम बना, 4A बराबर 5B। क्या मैंने तुम्हें ऐसे सवाल, ऐसी चीज पहले बताई थी? अगर हम A की वैल्यू निकालनी हो तो इसके सामने मिलती है, B की वैल्यू निकालनी हो तो इसके सामने मिलती है। तो आज भी वैसा ही मिला है। रनिता के पास में रखा है 5 और भास्कर के पास में रखा है 7, तो भास्कर की वैल्यू होगी 5 और रनिता की वैल्यू होगी 7, दूसरे पक्ष में मिलते हैं। तो रनिता की वैल्यू कितनी है? ये है 7, तो यहाँ आ जाएगी ये 7, और भास्कर की वैल्यू कितनी है? भास्कर की वैल्यू है ये वाली, इधर आ जाएगी, तो ये 5। इनकी ये वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। इसने कहा उसकी, यदि रनिता की आय उसकी वर्तमान आय से 800 अधिक होती, रनिता की आय ये 800 अधिक होती, मतलब 800 इसमें ज्यादा होता, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम अभी x चिपका लेते हैं। x सर क्यों चिपका रहे हो? जब मैं यहाँ जोड़ूंगा ना 800, तो तुम कहीं 7 में ना जोड़ दो 8। ये जो 800 अभी जोड़ूंगा, कि जो रनिता की, वो कह रहा है कि रनिता की जो आय है वर्तमान से 800 ज्यादा है, 800 अगर ज्यादा कर दें तो सर 800 इसमें ज्यादा करने का मतलब है जोड़ना पड़ेगा, तो तुम कहीं 800 में ये 7 ना जोड़ दो, इसलिए मैंने x चिपका लिया है। तो चलो, क्योंकि ये यूनिट है और वो एग्जैक्ट वैल्यू है, यहाँ 800 जोड़ने की बात करता है, यहाँ पर वो 800 जोड़ने की बात कर रहा है, यहाँ पर हम जोड़ देंगे सर 800, ठीक है जोड़ेंगे अभी, और 800 अधिक, और भास्कर की आय उसकी वर्तमान आय से 2000 रुपये अधिक, मतलब भास्कर की आय में 2000 जोड़ना चाहते हो, ठीक है। अगर ये अधिक होती तो रनिता और भास्कर की आय का अनुपात 4:3 होता, मतलब इनका बीच में जो रेशियो निकल के आता, बाद में ये जो रेशियो निकल के आता,
इसमें 7x में 800 जुड़ा होता, 5x में इतना जुड़ा होता, तो रेशियो लास्ट में निकल के आता 4:3, ये रेशियो निकल के आता। तो एक काम कर दो, 7x में 800 जोड़ दो, 5x में 2000 जोड़ दो, और बराबर में इस अनुपात के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सर 7x में हमने 800 जोड़ा, ये 7x में 800 जोड़ दिया, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर होगा 4 के, ये जोड़ दिया इसके साथ, तो ये 4 के बराबर होगा। और 5x में 2000 जोड़ेंगे, 5x में 2000 जोड़ देंगे, तो ये बराबर किसके होगा, ये 3 के। तो एक काम करिए, अब हम इस वाले समीकरण में इस वाले का भाग लगा देते हैं, तो आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक सिंगल बराबर का साइन लगा दो, 3 का गुणा इधर होगा, इसका गुणा यहाँ कर दो मल्टीप्लाई, 7 या 21, 21x प्लस 8 या 24, 2400 बराबर 5 चौक 20, 20x प्लस 4 दूनी 8, 8000 ये बना। अब हम इसको जरा सॉल्व करते हैं। देखो 21x है, ये 20x है, इधर आएगा तो घट जाएगा, केवल x बचेगा, केवल x बराबर ये 2400 है, 2400 और ये 8000 है, तो 2400 घटा दो तो 5600 बचेगा, 5600 5600 बचेगा। ये प्लस का है, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 8000 में से 2400 घट जाएगा तो 5600 बचेगा। ये x की वैल्यू आ गई। ये पूछा क्या है, तो उनकी वास्तविक संयुक्त आय मतलब टोटल आय पूछी है। तो टोटल आय कितनी है, देखो इसकी आय थी 7x, इसकी थी 5x, तो दोनों की मिलाकर 12x। तो सर 12x की वैल्यू बताओ, 12x निकालना चाहेंगे तो सर 12 का गुणा यहाँ कर देंगे, 12 गुणा 5600, तो लास्ट में तो सर 2 जीरो आएंगी, लास्ट में 2 जीरो आएंगे। 12 छक्के 72 होता है, 72 की 2 होता है, हासिल 7 हो गया, 12 पंजे 60 और ये 7 67 हो गया, 67200। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा इस सवाल का जवाब। समझ में आ गया। तो हमने ये भी अच्छे से हमने डिटेल में समझाने का आपको प्रयास किया है। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया है तो इसको स्लो करके थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को एक बार और देखो, ठीक है भाई। तो इस सवाल का जवाब हुआ ए। ये भी क्वेश्चन आया है एसएससी सीएचएसएल 8/6/2022 में। तो हम जो क्वेश्चन करते हैं, हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आता है, तो टाइप वाइज हम परसेंटेज को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ये हमने सॉल्व कर दिया है, समझ में आपको आ गया होगा। नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।